हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास के बृहद सिद्धांत भाग 2 में आधुनिक युग में चक्रीय सिद्धांत में आर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी का चक्रीय सिद्धांत। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इतिहास के बृहद सिद्धांत की भूमिका, युग चक्रवादी सिद्धांत, भारतीय युग चक्रवादी सिद्धांत, ग्रीको रोमन युग चक्रवादी सिद्धांत, ईसाई परंपरा में युग चक्रवादी सिद्धांत, आधुनिक युग में चक्रीय सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे अब आर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी का चक्रीय सिद्धांत। भाग 1 में हम इस सब पहले ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। देखते हैं इसमें क्या है। आर्नोल्ड जोसेफ ने क्या कहा। आर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी का जन्म 1889 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनकी माता सारा एडिथ टॉयनबी को इतिहास का अच्छा ज्ञान था एवं उन्होंने ट्रस्टोरोज फ्रॉम स्कॉटिश हिस्ट्री, स्कॉटलैंड के इतिहास के वास्तविक कथानक नामक पुस्तक भी लिखी थी। आर्नोल्ड टॉयनबी ने विनचेस्टर एवं बेलियोल के विद्यालयों में ग्रीक एवं लैटिन साहित्य की पुरानी ढंग की शिक्षा प्राप्त की थी। 1919 से 1924 ईस्वी तक वे लंदन विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज में अध्यापक रहे। उन्होंने कई बार विश्व भ्रमण किया। इससे उनकी इतिहास दृष्टि अत्यधिक परिपक्व हुई, यानी अच्छी समझ हो गई। टॉयनबी ने इतिहास की इकाई राष्ट्र को न मानकर एक अधिक विस्तृत क्षेत्र सभ्यता को माना है। वे लिखते हैं कि सभ्यता से मेरा अभिप्राय ऐतिहासिक अध्ययन का वह लघुतम भाग है जिस पर अपने देश के इतिहास को समझने की चेष्टा करते समय मनुष्य की दृष्टि पहुँचती है। टॉयनबी ने वार एंड सिविलाइजेशन, युद्ध और सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, सभ्यता की परीक्षा, ए जर्नी राउंड दी वर्ल्ड यानी विश्व यात्रा, ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट यानी यूनानी इतिहास चिंतन आदि अनेक ऐतिहासिक कृतियों का सृजन किया, परंतु यानी बनाई या लिखी, परंतु उनकी सर्वप्रसिद्ध कृति 12 भागों एवं 10 जिल्दों में प्रकाशित ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन है। टॉयनबी ने 1921 ईस्वी में इस ग्रंथ की रूपरेखा तैयार की। 1927 ईस्वी में से सामग्री एकत्रित करना आरंभ किया। 1930 ईस्वी से लिखना आरंभ किया। इसके प्रथम 3 भाग 1934 ईस्वी में, दूसरे 3 भाग 1939 ईस्वी में एवं शेष भाग 1954 में प्रकाशित हुए। इस प्रकार पूरे 20 वर्षों में लिखे गए इस ग्रंथ में टॉयनबी ने संपूर्ण मानव इतिहास को एक नवीन दार्शनिक एवं समन्वित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की चेष्टा की, यानी मिलाकर चेष्टा की दृष्टिकोण की। विद्वानों के अनुसार यह ग्रंथ इतिहास का विश्वकोश तो है ही, साथ ही 20वीं सदी के महानतम कृतियों में से एक है। इतिहास दर्शन पर ऐसा ग्रंथ दुर्लभ है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री का पाठक टॉयनबी के इतिहास विषयक अध्ययन की व्यापकता तथा ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में उसके विशद ज्ञान से हतप्रभ हो जाता है। आगे पढ़ेंगे। टॉयनबी के अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु विभिन्न सभ्यताएं रही हैं। उसके चक्रीय सिद्धांत के अनुसार ये सभ्यताएं समान रूप से जन्म, विकास, टूटन और विघटन चक्र की प्रक्रिया से गुजरती हैं। टॉयनबी ने अपने ग्रंथ इतिहास का अध्ययन में सभ्यताओं के विकास और पतन के कारण ढूंढने में मिथ का सहारा लिया है। टॉयनबी की इतिहास रूपी पहेली की प्रमुख कुंजी उसके द्वारा प्रतिपादित चुनौती और उत्तर की परिकल्पना है। टॉयनबी की चुनौती और उत्तर की परिकल्पना द्वारा विभिन्न सभ्यताओं के जन्म, विकास, टूटन और विघटन के चक्र को निम्नानुसार समझा जा सकता है। क्या है सभ्यता का जन्म? टॉयनबी के अनुसार प्रत्येक सभ्यता का जन्म किसी न किसी कारक, मुख्यतः भौगोलिक कारकों द्वारा दी जाने वाली चुनौती का उत्तर देने के फलस्वरूप होता है। उसके अनुसार मिस्र की महान सभ्यता का उदय दोहरी चुनौतियों के सफल उत्तर देने के फलस्वरूप हुआ। जब आदिकालीन मनुष्य उत्तरी अफ्रीका के हरे भरे मैदानों में रहा तो वह एक स्थिर स्थिति थी, परंतु जब यह क्षेत्र हिमयुग के अंत में रेगिस्तान में तब्दील हो गए तो इस चुनौती का सफल उत्तर मनुष्य ने वहाँ से नील नदी के डेल्टा की ओर पलायन करके दिया, क्योंकि नील नदी के आसपास की भूमि उपजाऊ थी। यहाँ एक बार पुनः मनुष्य को दलदली भूमि से चुनौती मिली और इसका भी सफल उत्तर मनुष्य ने इसे साफ करके एक महान सभ्यता की स्थापना करके दिया।
इस प्रकार यह टॉनवी के चक्रीय सिद्धांत का प्रथम चरण है, जिसमें चुनौती एवं उत्तर द्वारा सभ्यता का जन्म होता है। यानी चुनौती और उत्तर द्वारा सभ्यता का जन्म होता है, ऐसा किसने कहा है? जोसेफ टॉयनबी ने। अब है सभ्यता का विकास। किसी भी सभ्यता के जन्म के साथ ही मानव समाज को नित्य नई चुनौतियां मिलती हैं। ये चुनौतियां भौगोलिक, भौतिक अथवा नैतिक सभी प्रकार की होती हैं। मानव समाज भौगोलिक कारकों का सफलतापूर्वक सामना करता है, भौतिक अवरोधों को दूर करता है एवं नैतिक व आध्यात्मिक चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना करता है। इस प्रकार निरंतर चुनौती एवं उत्तर के बीच अंतःक्रिया चलती रहती है। परिवेश समाज को निरंतर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां देता है और समाज अपनी रचनात्मक प्रतिक्रिया द्वारा इन सभी चुनौतियों का सफल उत्तर देता है और इस प्रकार मानव समाज प्रगति एवं विकास करते हुए सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। टॉयनबी का यह भी मानना है कि सभ्यता का विकास तब होता है जबकि चुनौती को उसके द्वारा दिया गया उत्तर न केवल सफल हो अपितु आगे अधिक कठिन चुनौती को प्रोत्साहित भी करे तथा पुनः सफलता पूर्वक उस कठिनतम चुनौती का भी उत्तर दे। टॉयनबी का यह भी मान्यता है कि सभ्यता का वास्तविक विकास बाहरी नहीं अपितु आंतरिक होता है। यह भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। इसलिए विभिन्न विकसित सभ्यताओं के प्रधान लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं तथा यूनानी सभ्यता सौंदर्य प्रदान है, हिंदू सभ्यता धर्म प्रदान है एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रभावशाली लक्षण वैज्ञानिक यांत्रिकता है। यानी उन्होंने ये कहा यूनानी सभ्यता में हमें सौंदर्य दिखता है, हिंदू सभ्यता में हमें धर्म दिखता है और पश्चिमी सभ्यता में हमें वैज्ञानिक यांत्रिकता दिखती है, यांत्रिक और विज्ञान दिखता है। सभ्यता की टूटन यानी ब्रेकडाउन ऑफ सिविलाइजेशन। टॉयनबी के अनुसार सभ्यता के विकास की चरम अवस्था के पश्चात एक ऐसी स्थिति भी आती है जो चुनौतियां तो मिलती हैं परंतु उनका उत्तर देने का जो प्रयास किया जाता है वह सफल नहीं हो पाता है। इस स्थिति को टॉयनबी ने सभ्यता की टूटन की स्थिति माना है। टॉयनबी ने सभ्यताओं की टूटन को निम्न 3 परिस्थितियों से जोड़ा है, यानी अल्पसंख्यकों विकसित समाज में रचनात्मक शक्ति की असफलता, बहुसंख्यकों की ओर से उनका अनुकरण न करना और तीसरा इसके परिणामस्वरूप समाज में सामाजिक एकता का ह्रास। अतः टॉयनबी सभ्यता की टूटन की स्थिति में वर्ग संघर्ष को भी देखता है। अब ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। सभ्यता का विघटन यानी टॉयनबी के अनुसार जब एक सभ्यता उसे प्राप्त नवीनतम चुनौतियों को निरंतर उत्तर देना छोड़ देती है तो सभ्यता का विघटन प्रारंभ हो जाता है और अंततः सभ्यता का पतन हो जाता है। अतः टॉयनबी का मानना है कि सभ्यता हत्या द्वारा नहीं अपितु आत्महत्या द्वारा नष्ट होती हैं। टॉयनबी के अनुसार सभ्यता के टूटन एवं विघटन के मध्य प्रायः शताब्दियों का और यहाँ तक कि हजारों वर्षों का अंतर हो सकता है। मिस्र की सभ्यता को ही लें, इसकी टूटन ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में दृष्टिगोचर हुई यानी दिखाई दी और इसका विघटन 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। टॉयनबी की मान्यता है कि टूटन के बाद एक सभ्यता विघटन और पतन के लिए जो प्रक्रिया अपनाती है वह विकास की प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक नियमित और एकरूप होती है। टॉयनबी ने विश्व के अनेक सभ्यताओं का पता लगाया एवं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। टॉयनबी ने सभ्यताओं की संख्या 21 मानी है। इनके अतिरिक्त 3 सभ्यताएं हैं, सुदूर पूर्वी ईसाइयत, सुदूर पश्चिमी ईसाइयत और स्कैंडिनेवियन। प्रसव काल में ही इन तीनों सभ्यताओं को परिस्थितियों की ओर से गंभीर चुनौती मिली। अब प्रसव काल यानी शुरुआत से, और इनका पूर्ण प्रकटीकरण रुक गया। इनके अलावा 5 सभ्यताएं पोलिनेशियन, एस्किमो, घुमक्कड़, स्पार्टन एवं ओस्मानली ऐसी हुई जिनका आविर्भाव तो हुआ परंतु परिस्थितियों ने उनकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। यानी ये सभ्यता अस्तित्व में तो आई जिनकी लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनकी प्रगति हो ही नहीं पाई, अवरुद्ध हो गई, यानी आगे नहीं बढ़ पाई। इस प्रकार कुल सभ्यताओं की संख्या 29 है परंतु इनमें मुख्य 21 हैं जो समान रूप से जन्म, विकास, टूटन और विघटन चक्र की प्रक्रिया से गुजरी हैं। यानी सभ्यता तो 29 हैं पर इनमें 21 प्रमुख हैं जिनके साथ जन्म हुआ, विकास हुआ, टूटन हुआ और विघटन यानी चक्र की प्रक्रिया पूरी हुई।
टॉयनबी ने अपनी कृति अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में इस तथ्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला है कि किस प्रकार इन 29 सभ्यताओं में से 3 सभ्यताएं अकाल प्रसूत हो गईं, 5 अपने विकास के प्रारंभिक काल में ही रुक गईं, यानी उन शुरू होते ही रुक गईं, और शेष सभ्यताएं जीवन शक्ति के माध्यम से चुनौती और उत्तर की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए आगे बढ़ीं। अब जैसे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राकृतिक बाढ़ आई, बाढ़ के कारण वो सभ्यता खत्म हो गई, ऐसा भी है। इसलिए ये गुजरती रहती हैं किससे, चुनौतियों से। अब बाढ़ का आना भी एक तरह से चुनौती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो। और जो इन चुनौती को सामने पार कर गई अब वो आगे बढ़ गई। इनमें से 16 नष्ट हो चुकी हैं और 5 टूट चुकी हैं। टॉयनबी ने वर्तमान जगत को 5 भागों में बांटा है। पहला है आधुनिक पाश्चात्य समाज, दूसरा है कट्टरपंथी ईसाई समाज जिसमें दक्षिण पूर्वी यूरोप सहित रूस शामिल है, तीसरा है इस्लामी समाज, चौथा है हिंदू समाज, और 5वां है सुदूर पूर्वी समाज जिसमें कोरिया, जापान और चीन शामिल हैं। आगे पढ़ते हैं। टॉयनबी ने सभ्यताओं के जन्म, विकास, टूटन एवं विघटन के चक्र को प्रस्तुत करने हेतु अथक परिश्रम किया था। उसने जिन 29 सभ्यताओं का पता लगाया वह उसके ऐतिहासिक अतीत के 6000 वर्षों के सर्वेक्षण का परिणाम है। उसने विभिन्न सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया था। टॉयनबी की शोध प्रविधि अनुभववादी थी। वह एक लंबे अतीत के साथ स्वयं को संबद्ध करके उन घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उसका यह भी मानना है कि हम अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य के विषय में अनुमान लगा सकते हैं, यानी अतीत में क्या हुआ उसके अनुभवों के आधार पर हम भविष्य के आने का भी अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। टॉयनबी के आलोचकों ने उसके अनुभववादी सिद्धांत पर संदेह व्यक्त किया है। उनका स्पष्ट अभिमत है कि हमें टॉयनबी के सिद्धांतों को अपने स्वयं के अनुभवों की कसौटी पर कसकर स्वीकार करना चाहिए। उनके अनुसार टॉयनबी ने मुख्यतः यूनानी सभ्यता का अध्ययन किया था। यूनानी सभ्यता के अध्ययन से उसने अपना सिद्धांत विकसित किया और उसे अन्य सभ्यताओं पर लागू किया। यूनानी सभ्यता को ही केंद्र में रखकर उसने विभिन्न सभ्यताओं के जन्म, विकास, टूटन और विघटन के चक्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यानी ऐसे उनके आलोचकों का मानना है कि उन्होंने यूनानी सभ्यता का समझी और उसके आधार पर ही उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया। टॉयनबी ने विभिन्न सभ्यताओं के केवल आध्यात्मिक पक्ष पर ही अधिक बल दिया है और राष्ट्र, उद्योग, भौतिक उन्नति, मनुष्य की भौतिक शक्ति की उपेक्षा की, यानी उसको नकार दिया है। इन सबको, राष्ट्र को, उद्योग को, भौतिक उन्नति को, मनुष्य की भौतिक शक्ति को। टॉयनबी के प्रखर आलोचक पीटर गेल, जिन्हें टॉयनबी विरोधी की उपाधि प्राप्त है, ने उन्हें इतिहासकार के स्थान पर धर्मदूत की संज्ञा दी है। यानी पीटर गेल ने तो उन्हें धर्मदूत की संज्ञा दी है कि उन्होंने आध्यात्म पर ज़्यादा जोर दिया है और धर्मदूत उन्हें बना दिया। उनके अनुसार टॉयनबी का यह दावा करना है कि उसके सभी तर्क अनुभवात्मक पद्धति पर आधारित हैं और अपने आप को धोखा देना है। टेलर ने टॉयनबी की पद्धति को भाग्यवादी माना है, परंतु हेंस जे मार्गेंथो ने उसे एक महान दार्शनिक मानते हुए लिखा है कि टॉयनबी की उपलब्धियां युगों युगों तक स्मरणीय रहेंगी। वस्तुतः जनता को टॉयनबी ने प्रभावित किया था एवं निराशावादियों को उसके विचारों से आशा मिली थी। तो ये इतिहास का युग चक्रवादी सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। और ये था टॉयनबी का अनुभववादी सिद्धांत। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।